नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी कंप्लीट आर्टिकल मैराथन क्लास में। आज हम आज आज की यह क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पूरे संविधान एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से रिवाइज करने का मिशन है। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की स्मार्ट रिवीजन, पीवाईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फैक्ट्स मतलब जो अभी पूछे गए हैं एग्जाम में, और ट्रिक प्लस लॉजिक प्लस कनेक्शन बेस्ड लर्निंग होगी। और वो आर्टिकल जिनके हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उन पे आज हम करेंगे। और पूरे मतलब कोशिश यही रहेगी, अगर अगर पूरा नहीं तो आधा तो आज करवा देंगे, ताकि हम लोग का जो मैराथन क्लास आपके जो अभी एग्जाम आ रहे हैं यूपी पुलिस और भी जो एग्जाम आ रहे हैं, जहाँ कहीं भी जहाँ भी मतलब आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, क्वालिटी आती है, वो सबके लिए आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम पूरे पूरे के पूरे आर्टिकल का शॉर्ट में पूरा रिवाइज करवा देंगे आपको, ठीक है। और बहुत इफेक्टिव होगा। आप बस ऐसे बने रहिए और देखते रहिए चीजों को। इसलिए मैंने इसलिए आज के लिए ये सीरीज लाई, ताकि आपका एक ही गो थ्रू में सारा सारा रिवीजन हो जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम में आप लोग को बहुत मतलब जरूरत है कि क्विक रिवीजन हो जाए, थोड़ी भी चीजें हो जाए, क्योंकि और भी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए शुरू कर, और यूपी पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करवा रही, पूरे आर्टिकल्स का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही। आपको भी पता है उसका फैक्टर कितना होता है, किसी भी एग्जाम में होता है, तो लगभग सब में एग्जाम में अगर पॉलिटी आती है तो फिर ये आता ही है। तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। पूरी मैराथन कोशिश करेंगे यही कि आज ये पूरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो मतलब 2 दिन में, आज और कल में इसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। ताकि आप एक ही उसमें सारा रिवाइज कर डालो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसको खत्म भी करना है आज, कोशिश यही रहेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या है अनुच्छेद पहला, क्या है? अब भाग एक में है क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या संघ और उसके राज्य क्षेत्र किसमें? भाग एक में है। किसमें? भाग एक में। तो पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। फिर दूसरा आर्टिकल क्या है? नए राज्य को प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश करवाना, उसका स्थापना। और दो के काम में क्या है, इसको मतलब हटा दिया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आर्टिकल 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, 3 में है। आर्टिकल 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामी विषयों को बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 2 क्या है? नागरिकता। इसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, आर्टिकल 6 में है। 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। फिर आर्टिकल 9 क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना, मतलब अगर कोई विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी हट खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, मतलब कोई नागरिक अगर है तो उसका अधिकार जो है बने रहेंगे, ये आर्टिकल 10 में दिया गया है। आर्टिकल 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता अधिकार और विधि द्वारा विनियमन किया जाना, मतलब ये दिया गया है कि जो नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून और नियम होंगे वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। आर्टिकल 11 में है। फिर आ गया भाग 3। क्या? भाग 3। अब भाग तीन में क्या है? मूल अधिकार। क्या? भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। तो इसमें क्या है? आर्टिकल 12, इसकी परिभाषा दी गई है कि मूल अधिकार क्या कैसे होता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण वाली विधियां दी गई। किसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 13 मतलब क्योंकि लोग जल्दी, बहुत वैसा है, बहुत कम पूछा गया, इसलिए अब वही काफी पूछा जाने लगा है। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किसमें आएंगे? आर्टिकल 13 में। अब इसमें देखिए कई प्रकार की स्वतंत्रता होती है, तो उसी हिसाब से हम मतलब अधिकार होते हैं, कई प्रकार के अधिकार हैं, तो उसी उसमें क्रम में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे पूछ लेते समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या 14 से 18 तक। क्या? 14 से 18 तक क्या है? समता का अधिकार। इसमें क्या है? आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या? विधि के समक्ष समक्ष समता,
देखिए ये जो ये है मूल अधिकार वाला, फंडामेंटल राइट वाला है ये भाग। ये सारे ही आर्टिकल, इसके लगभग सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। इसे रिवीजन करिए अच्छे से। आर्टिकल 15 है क्या, धर्म। क्या, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अब ये भी पूछा जाता है कितने आधारों पर प्रतिषेध किया गया, कितने, 5 आधार पर। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब जो लोक नियोजन के जो सरकारी नौकरी ये सब में आती है ना, सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा, ये सब के बारे में किसमें दिया गया है, आर्टिकल 16 में दिया गया। किसी भी तरह के विभेद नहीं किया जाएगा 16 में। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। क्या, अस्पृश्यता का अंत। फिर आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। फिर उसके बाद आ गया क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, किसमें, 19 में है। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21। 21 का शिक्षा का अधिकार। क्या, आर्टिकल 21 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो 21 का है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और किस सन में जोड़ा गया। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या, आर्टिकल 22 क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। फिर इसमें दो ही है, 23 और 24, किसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। फिर है नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसमें, आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 25 क्या है, अंतःकरण को की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसमें, आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 में क्या है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए मतलब जो राज्य होगा वो किसी भी धर्म के लिए वृद्धि के लिए किसी को मतलब पैसा या कुछ बढ़ावा नहीं देगा, कुछ उसमें वो छूट या चीजें उसको नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए मतलब क्योंकि हमारा जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 27। 28 क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड है कॉलेज और स्कूलों में, उसके बारे में किसने दिया, आर्टिकल 28 में दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें कितने अधिकार, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, 29 और 30। इसमें क्या है, 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, किसने दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है, पूछता है कि 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। फिर 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल फिर क्या है, 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन लोप किया गया। इसको मतलब हटा दिया गया है 31 वाला, क्योंकि वो जो संपत्ति का अधिकार है ना, हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया। तो आप मुझे ये बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया और अब किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है कुछ विधियों की व्युत्पत्ति। देखिए मैं कुछ चीजें आपको कमेंट करने के लिए कहूंगी, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है ताकि आपको चीजें याद रहे, और याद होगी तो अच्छी बात है, तो आप कमेंट कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं अभी याद होगी तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपके लिए ये, इसीलिए मैं ये चीज कह रही हूँ कुछ, क्योंकि सभी इंटरेक्टिव लगेगा, आप भी कुछ बता रहे हो फिर मैं भी कुछ बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति। 31 का काम है। 31 का खा में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31 का खा में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31 का गा क्या है, कुछ दफाओं तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति। 31 का घ क्या है, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्युत्पत्ति, इसको हटा दिया गया 31 का घ में। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अम्बेडकर क्या कहा था, संविधान की आत्मा है ये।
तो इसमें क्या है, आर्टिकल 132 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए उपचार, मतलब इसमें वो रिट दी गई है, 5 प्रकार की रिट, तो जो मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मतलब अधिकार है कि वो रक्षा करेगी, जो मतलब वो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं। 32 का क्या है, राज्य के विधियों की संवैधानिक वैधता और अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में लोग, मतलब देखिए मैं ये आपको बता दे रही हूँ 32 में, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, हटा भले दिया गया है लेकिन आपको ये पता हो हाँ ये आर्टिकल था फिर हटा दिया गया। फिर आर्टिकल है 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि पर लागू होने उपतरण करने की संसद की शक्ति, मतलब इसमें जो सेनाओं के ऊपर कैसे क्या लागू होगा ये मतलब आर्टिकल, तो उसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 34 क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। आर्टिकल 34। 35 क्या है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, इस भाग के उपबंधों को करने के लिए जो प्रावधान दिया गया किसमें 35 में। फिर भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी स्टेट मतलब जो स्टेट एग्जाम जो होते हैं ना उसके लिए नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 में क्या है, परिभाषा, क्या आर्टिकल 36 में क्या है, परिभाषा। 37 में क्या है, इस भाग में अंतर्दिष्ट तत्वों को लागू होना, इस भाग में जो मतलब तत्व है उनका लागू होने किसने दिया है, 37 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 38, 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल क्या है 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, किसमें आर्टिकल 39 में दिया गया कि मतलब उसको क्या क्या अनुसरण करना होगा। फिर 39 का क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, किसमें दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें, आर्टिकल 39 का में है। फिर आर्टिकल 40 है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40 में है। फिर 41 में क्या, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है, 41, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्या ही कहें, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी सारा ही आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट है राज्य के नीति तत्व में, ठीक है। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के उपबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 क्या है, कामकानों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, किसमें है 43, क्या है 43 में। फिर 43 का में क्या है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा गया है, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, क्या सरकारी सोसाइटियों का संवर्धन, सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन किसमें है, 43 के खा में, क्या 43 खा। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, किसने दिया, आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 46 में क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, किसमें, आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 में क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, किसमें है, आर्टिकल 47 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, कुछ है कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी बहुत बड़ा है, कृषि और पशुपालन का संगठन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 48 में है। 48 का काम क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किसमें दिया गया है, आर्टिकल 48 का। इसलिए जो देखो राज्य जो है नेशनल पार्क बनाती रहती है और बहुत सारे जानवरों को संरक्षण देती रहती है, तो ये आर्टिकल के ही इसी आर्टिकल के अंतर्गत चीजें होती हैं। फिर आर्टिकल 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49 में है। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण किसमें है, आर्टिकल 50 है। ऐसे इसको याद रखिएगा, अब 50 को आधा करके 25 ऐसे मतलब कुछ याद रखिए कि आधा आधा वाला सेक्शन इसमें हो सकता है, तो ऐसा कुछ है इसमें, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। फिर आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, देखो 51 से ऐसा देखो वो आ रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति 50+1 ऐसा टाइप का समझ रहे, याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
फिर भाग 4 का काम है क्या है, मूल कर्तव्य। भाग 4 का काम क्या है, मूल कर्तव्य। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई चीज आपको ये थोड़ा डिटेल देखनी है, तो इससे रिगार्डिंग मैंने क्लास ली, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको क्लास मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, लेकिन डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ये तो आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, आप लोग को वहां पे मतलब ज्यादा लग रहा होगा, इसलिए मैं एक मैराथन ला रही हूँ, ताकि आपका रिवीजन तुरंत बस एक वो में हो जाए पूरा। फिर भाग 5 है, संघ। इसमें पहला क्या है, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति होगा। फिर 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, भारत के राष्ट्रपति में। फिर नेक्स्ट है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में क्या है, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर 55 में क्या है, मतलब 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। फिर 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। फिर 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं 58 में है। 59 में क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अरे सॉरी 58 में ही है। 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। क्या 60 में है क्या, राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान किसमें, 60 में। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें, आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। फिर आर्टिकल 63 क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। 64 क्या है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होना। फिर आर्टिकल 65 क्या है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसके अनुपस्थित में राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन कौन, आर्टिकल 65 में है। फिर आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 66 में है। 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 70 क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन, आर्टिकल 70। आर्टिकल 71 क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या सशक्त विषय। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। आर्टिकल 72 क्या है, क्षमा यदि आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 72 क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, किसमें, 73 में। 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। फिर 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिया गया, किसमें, 75 में। अब क्या है, भारत का महान्यायवादी के बारे में आ जाएगा इसमें, तो क्या है 76 क्या है, भारत का महान्यायवादी 76 में है, भारत का महान्यायवादी। 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति की जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, किसमें, 78 में, जो राष्ट्रपति को जानकारी देने और संबंध प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं, किसमें, आर्टिकल 78 में दिया गया है। फिर अध्याय 2 में क्या है, संसद। 79 में क्या है, संसद का गठन। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। फिर 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। देखिए मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, सरला, सरला से याद रखिएगा। क्या है, सरला। तो सा से क्या हो गया, संसद। क्या, ये हो गया संसद। सा से क्या हो गया, संसद। रा से क्या हो गया, राज्यसभा। क्या, राज्य राज्य राज्यसभा। ला से क्या हो गया, लोक सभा। अभी थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे, जल्दी पिन टैब की व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि अब मेरी भी
मतलब थोड़ा सा चीजें हैं, ये अभी स्टार्ट है, तो धीरे धीरे आपको सब अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, लोकसभा। सरला का मतलब याद रखिएगा, ये तो तीन एक लगातार वो हो जाएंगे। ठीक है, एक लगातार पूरा मतलब आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। 81 तक क्या होगा, लोकसभा। फिर 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन। देखो ये आर्टिकल आने का बहुत चांसेस है, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट कर रही हूँ क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कितना परिसीमन को लेके विवाद चल रहा है, इसलिए देखो वो मतलब वो परिसीमन नहीं हो रहा सीट उट को लेके, ये सब तो इसको थोड़ा बहुत याद रखिएगा। परिसीमन किसमें है, आर्टिकल 82 में है। 82 में क्या है, परिसीमन। 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि। क्या, संसद की सदनों की अवधि किसमें दिया गया है, आर्टिकल 82 में। 83 में क्या है, संसद की सदनों की अवधि। 84 में क्या है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 86 में क्या है, सदनों में अभिभाषण को का और उनके सदस्य भेजने का और राष्ट्रपति का अधिकार। किसमें, 86 में। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायाधीश के अधिकार। फिर संसद के अधिकारी के बारे में आ जाएगा यहाँ पे 89 से। 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। क्या, सभापति और उपसभापति, ये सब अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा, ये इसीलिए लिखा है इसमें। संसद के अधिकारी होते हैं कौन, सभापति और उपसभापति। 90 में क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद से हटाया जाना। ठीक है, आर्टिकल क्या है, 91। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्ति की शक्ति। फिर 92 क्या है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। फिर क्या है, 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने हैं, 93 में है। फिर 94 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना, पद त्याग पर पद से हटाया जाना। फिर 95 क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, 96 जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है, जब उसका मतलब संकल्प विचाराधीन है कोई हटाने का या जो भी तो बात चल रही है, तो उसका वो फिर अध्यक्षता नहीं करेगा। कौन, आर्टिकल 96 में लिखा गया ये। फिर 97 क्या है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते किसमें दिए गए, सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सबका एक साथ दिया गया। किसमें, आर्टिकल 97 में। फिर आर्टिकल 98 में क्या है, संसद का सचिवालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि संसद का सचिवालय किस आर्टिकल में आता है, तो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 98 में। अब यहाँ से कार्य संचालन के बारे में दिया गया है। मतलब 99 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 में क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। फिर सदस्यों का निर्भरताएं है इसमें दिया गया है। तो आर्टिकल 101 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना। 102 में क्या है, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 103 में क्या है, सदस्य के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। फिर 104 क्या है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या न होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्त्री, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां दिया गया है। तो आर्टिकल क्या है, 105 संसद के सदनों को की तथा उनके सदस्यों की और समितियों की शक्तियां एक मिनट शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। फिर आर्टिकल 106 क्या है, सदस्यों के वेतन भत्ते। आर्टिकल इसके बाद क्या है, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया कैसे है वो सब दिया गया है। तो आर्टिकल 107 विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। किसमें, आर्टिकल 107 में। 108 में क्या, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्या, कुछ दशाओं में दोनों बैठक की संयुक्त बैठक। फिर 109 में क्या, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। क्या, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किसमें दिया गया है, 109 में धन विधेयक। फिर 110 में धन विधेयक की परिभाषा। देखो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किसमें दिया गया, 109 में। प्रक्रिया किसमें है, 109 में है। और संयुक्त बैठक भी पूछा जाता है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में। क्या, संयुक्त बैठक। फिर 109 में क्या है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
फिर 110 में होती है दंड विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। फिर इसके बाद क्या है, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। 112 क्या है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 112 क्या है, वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं। बजट जो है नहीं लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर 113 क्या है, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का 113 प्राक्कलनों के बारे में संबंध में प्रक्रिया दिया है। 114 क्या है, विनियोग विधेयक। क्या है, 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। क्या, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। फिर साधारण प्रक्रिया दिया गया है। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। फिर है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। क्या, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 में क्या है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। क्या, 121 में क्या है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 122 में क्या है, आर्टिकल 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। फिर उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दिया गया है। आर्टिकल 123 में क्या है, संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 123 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 123 में है। फिर इसके अध्याय 4 में क्या है, संघ की न्यायपालिका। अब न्यायपालिका यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ से भी आर्टिकल लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। किसमें, 124 आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन और उसकी स्थापना के बारे में। 124 में का में क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। फिर 124 का खा में क्या है, आयोग के कृत्य। 124 का गा में क्या है, विधि बनाने की संसद की शक्ति। 124 के गा में। 125 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन आदि। 126 में क्या है, कार्यवाही मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में क्या है, तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या, 127 में क्या है, तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर 128 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। किसमें, 128 में, आर्टिकल 128 में दिया गया है। आर्टिकल 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। क्या, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है किसमें, आर्टिकल 129, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। फिर 130 क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान, मतलब उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ, मतलब कहाँ वो बैठक होगी उसकी, मतलब कहाँ वो रहेगा, उसके बारे में दिया 130 में। 131 में क्या, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। फिर 131 का काम है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। 133 में क्या है, आर्टिकल 133 में क्या, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता 133। फिर 134 में क्या है, दंडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 134 में क्या है, 134 के काम में क्या है, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। क्या, उच्चतम न्यायालय के लिए में अपील के लिए प्रमाण पत्र। किसमें, 134 के काम है। 135 में क्या है, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। आर्टिकल 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। आर्टिकल 137 निर्णय आदेशों के उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। फिर आर्टिकल 139 में क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय की प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 139 का काम है कुछ मामलों का अंतरण। 140 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां। 141 में क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। 142 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश किसका, 142 में। 143 में क्या, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें, 143 में। 144 में क्या है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144 का काम में क्या है, विधियों की संवैधानिक वैधता
से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध, इसको हटा दिया गया 144 का काम है। 145 क्या है, न्यायालय के नियम आदि। 146 में क्या, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। फिर आर्टिकल 147 का क्या है, निर्वचन किसमें, 147 में। फिर अध्याय 5 में क्या है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इसमें कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसमें है, आर्टिकल 148 में। फिर आर्टिकल 49 में 149 में क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, मतलब कर्तव्य और शक्तियां किसमें देगा, 149 में। 150 में क्या है, संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप, क्या संघ और कार्य के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप कैसे 150 में है। 151 में क्या है, संपरीक्षा प्रतिवेदन। फिर भाग 6 आ गया राज्य, भाग 6 क्या, राज्य आ गया। 151 में परिभाषा दी गई है राज्य की। फिर 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल की। अब देखो अध्याय 2 में क्या है, पहले कार्यपालिका आ गया जिसमें राज्यपाल पहला है। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में किसमें दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, तो किसमें 153 में। 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 154 में है। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसने, 155 में। क्या राज्यपाल अपॉइंट होता है, ना कि उसका चुनाव होता है, क्या है, अपॉइंट होता है। 156 में क्या है, राज्यपाल की पदावधि, क्या राज्यपाल की पदावधि। 157 में क्या है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। 158 में क्या है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, क्या है, 158 में। 159 में क्या है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 में क्या है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के कृत्यों का निर्वहन। 161 में रक्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लंघन की राज्यपाल की शक्ति 161 में है। 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में है। मंत्रि परिषद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किसमें दिया गया है, 163। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। राज्य का महाधिवक्ता 165 राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन। 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 166 167 क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। 168 में क्या है, राज्य के विधानमंडलों का गठन। 159 में क्या है, राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 170 में क्या है, विधान सभाओं का संरचना। 171 में क्या है, विधान परिषदों की संरचना। 172 में क्या है, राज्य के विधानमंडलों की अवधि। 173 में क्या है, राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं। 174 में क्या है, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन किसमें, 174 में। 175 में क्या है, सदन या सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किसमें, 176 में। 177 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी क्या है, 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 189 क्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, प्रत्याग का पद से हटाया जाना। 180 क्या है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। फिर 182 क्या है, विधान परिषद की संभावित और एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा सा हटा दो, दिख नहीं रहा है। क्या है, 182 में क्या, विधान परिषद की सभापति और उपसभापति। 183 में क्या है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग और पद से हटाया जाना। किसमें, 183 में दिया गया है। 184 में क्या है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 185 में क्या है, जब सभी सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सभापति या उपसभापति के वेतन और भत्ते। फिर आर्टिकल 187 क्या है, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। फिर कार्य संचालन कैसे है, आर्टिकल 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति की और गढ़पूर्ति। सदस्यों की निरताएं। आर्टिकल 190 स्थानों का रिक्त होना।
फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल 191 सदस्यता के लिए निर्भरताएं। आर्टिकल 192 सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। आर्टिकल 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या हरित न होते हुए निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने का लिए शास्ति। राज्य के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां। फिर 194 में क्या है, विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 195 में क्या, सदस्यों के वेतन और भत्ते। फिर विधायी प्रक्रिया क्या है, 196 विधेयकों और पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 में क्या है, धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। 198 क्या है, धन विधेयक को संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा। 200 में क्या है, विधेयक और अनुमति। क्या, विधेयक और अनुमति। क्या है, विधेयक और अनुमति। फिर आर्टिकल 201 क्या है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक। फिर वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया दिया गया है। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है, वार्षिक वित्तीय, ये सब राज्य के उसमें है। जब राज्य का पूछेगा, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें आता है, आर्टिकल 202 में आता है। आर्टिकल 203 में क्या है, विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 203 में 204 में क्या है, विनियोग विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा जाएगा। राज्य का विनियोग विधेयक किस आर्टिकल में आता है, 204 में है, या विधानसभा का। 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 में क्या है, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। क्या, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। 207 में क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारणता प्रक्रिया में क्या है, 208 प्रक्रिया के नियम। 209 में क्या है, राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का वित्त द्वारा विनियमन। फिर उसके बाद क्या है, 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 में क्या है, विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। फिर 212 में क्या है, न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही को जांच न किया जाना, किसमें, 212 में है। फिर उसके बाद क्या है गया, राज्यपाल की विधायी शक्ति, अध्याय 4 में, इसी में राज्य वाले में पोर्शन में क्या है, अध्याय 4 में क्या, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। 213 विधानमंडल के शांतकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। देखो उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें थी, 123 में। और इसको मतलब याद रखिएगा, 3 लास्ट में, तो इससे याद रखिएगा कि राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, 213। फिर उसके बाद आगे 5 राज्यों का उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के बारे में है। आर्टिकल 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय। क्या, राज्य के लिए उच्च न्यायालय। 214 215 में क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किसमें, 215 में दिया गया है। 216 में क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन। क्या, उच्च न्यायालय का गठन किसमें है, 216 में। 217 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किसमें दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शर्तें, मतलब नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किसमें दिया गया, 217। आर्टिकल 218 में क्या, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों को उच्च न्यायालय का लागू होना। फिर आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 क्या है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। फिर 221 क्या है, न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 क्या है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। फिर 223 क्या, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। फिर 214 क्या है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 का क्या है, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में क्या है, विद्यमान उच्च न्यायालयों का अधिकारिता। 226 क्या, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। देखो उसकी रिट जारी करने की शक्ति किसमें, आर्टिकल 32 में, और वो एक फंडामेंटल राइट के थ्रू आता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि किसकी रिट अधिकारिता किसकी विस्तार है, तो उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उसका ज्यादा विस्तार है और इसके ज्यादा पावर है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट है उसके तो रिट उसको तो मतलब कर सकती है, उसमें रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो अदर कानून भी है उस पर भी रिट जारी कर सकती है उच्च न्यायालय। कौन, उच्च न्यायालय किसने, आर्टिकल 226 के थ्रू। क्या, आर्टिकल 226 के थ्रू। नेक्स्ट है आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब जो छोटे न्यायालय हैं
उनके अधिक्षण की शक्ति किसको? उच्च न्यायालय की। आर्टिकल 227। आर्टिकल 228 में क्या है? कुछ मामलों का उच्च न्यायालय का अंतरण। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट आर्टिकल? आर्टिकल 229, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, किसमें? 229 में है। फिर 260 230 में क्या है? उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ, राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। फिर 231 में क्या है? दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। क्या? एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। फिर क्या दिया गया? 231 अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232 के अधीन के स्थान पर अनुच्छेद 230 और 231 पर प्रतिस्थापित। फिर उसके बाद अध्याय 6 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय, जो मतलब छोटे न्यायालय हैं उनके बारे में दिया गया, अधीनस्थ जो है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें दिया गया? 233 में। 233 का काम है क्या है? कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 233 के काम में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 234, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों के भर्ती। नेक्स्ट है 235, क्या है? आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, किसमें? 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 में क्या है? निर्वचन। 237 में क्या? कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। 237 भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। 238 लोप किया गया है, मतलब हटा दिया गया है। भाग 8 में क्या? संघ राज्य क्षेत्र। क्या? भाग 8 में क्या? संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 239 में क्या? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का क्या है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रि परिषदों का या दोनों सृजन। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 का खा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 239 का खा विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। 240 क्या है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 क्या? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। क्या? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। फिर 242 में क्या? कोडगु लोप मतलब हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भाग 9 में क्या है? पंचायत। क्या? भाग 9 में पंचायत के बारे में देखिए। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत। 243 क्या है? परिभाषाएं। अब ये यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। क्या है? 243 के का में क्या है? ग्राम सभा। 243 के खा में क्या है? पंचायतों का गठन। 243 के गा में क्या है? पंचायतों की संरचना। देखो 243 के खा में क्या है? पंचायतों का गठन। क्या? गठन। खाना बनाते हैं ना, गठन करते हैं, वैसे गठन याद रखिएगा। 243 का गा पंचायतों की संरचना। संरचना क्या है? गा में। नेक्स्ट है 243 का घा स्थानों का आरक्षण, मतलब स्थान कहाँ होंगे? घर जो तुम्हारा स्थान है वो आरक्षण हो जाएगा उसमें, तो घा में हो जाएगा घर। 243 का अंगा क्या है? पंचायतों की अवधि आदि। पंचायतों की मतलब अवधि मतलब समाप्त, क्या कैसे, तो अंगा लास्ट वर्ड होता है ना उसमें, तो ऐसे कुछ याद रखिएगा। 243 का क्या है? सदस्यता के लिए निर्भरताएं। क्या? 243 का क्या है? सदस्यता के लिए निर्भरताएं चा में। 243 का छा में क्या है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 के जा में क्या है? पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 का झा क्या है? वित्तीय स्थिति के ये याद रखिएगा ये भी। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोपन के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 के झा में है। वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 के झा में। किसमें? स्टेट का जो वित्त आयोग होता है उसका गठन क्या है? 243 के झा में है। क्या? 243 के झा में है। 243 के इंग में क्या? पंचायतों के लेखाओं की सपरीक्षा। 243 के टा में क्या? पंचायतों के लिए निर्वाचन। किसमें? 243 के टा में है। 243 के ठा में है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। उसके बाद क्या है? 243 संज्ञा में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। 243 के अंग क्या है? विद्यमान विधि और पंचायत का बना रहना। 243 कड़ा क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का सृजन। फिर भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं। 243 का ता में क्या है? परिभाषाएं, किसकी? नगर पालिका की। फिर 243 का था में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन। था में क्या है? गठन। गठन गठन थन था आ रहा है ना, वैसा गठन। 243 का दा में क्या है? नगर पालिका की संरचना। दा में क्या है? संरचना। नेक्स्ट 243 के धा में क्या है? वार्ड समितियां आदि का गठन और संरचना। किसमें? धा में। 243 का नाम में क्या है?
स्थानों का आरक्षण। 243 का पा क्या है, नगर पालिकाओं की अवधि और आदि। 243 का फा में क्या है, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 243 के बा के लिए नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है 243 के भा, नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 के भा। 243 में मा में वित्त आयोग। उसके बाद क्या है 243 या, नगर पालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा। क्या है, नगर पालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा किसमें, या में है। फिर 243 या का में क्या है, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। फिर 243 का या खा में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के को लागू होना। फिर 243 का यागा में क्या है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 याघा, जिला योजना के लिए समिति। 243 या अंगा, महानगर योजना के लिए समिति। 243 या चा क्या है, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 का या छा में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्चन। क्या, न्यायाधीशों का वर्चन। उसके बाद क्या आ गया, भाग 9 खा, सहकारी सोसाइटियां। क्या, भाग 9 खा, सहकारी सोसाइटी। ये देखिए जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया ये खंड ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही पूछे, तो इसीलिए मैं इतना पढ़ा रही हूँ इसको। अब क्या आ गया, सहकारी समितियां, भाग 9 खा। 243 के या जा में क्या है, परिभाषाएं। 243 के या झा में क्या है, सहकारी सोसाइटियों का निगमन। 243 के या इया में क्या है, बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि। 243 के या टा में क्या है, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। 243 के या ठा में क्या है, बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। 243 के या अंगा में क्या है, सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की सपरीक्षा। 243 के या झा में क्या है, साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना। 243 के याड़ा में क्या है, सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। क्या, सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 243 के याता में क्या है, विवरणियां। 243 के याथा में क्या है, अपराध और शास्तियां। 243 के यादा में क्या है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना। 243 याधा में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। 243 के याना में क्या है, विद्यमान विधियों का जारी रहना। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्र का प्रशासन। 244 के का में क्या है, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। फिर उसके बाद भाग 11 आ जाएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसमें एक क्या है, विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण। 245 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 में क्या है, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 246 का में क्या है, माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। 247 में क्या है, ये भी याद रखिएगा, ये देखो आया ना, माल और सेवा कर मतलब जीएसटी के बारे में उपबंध किसमें दिया गया, 246 के का में दिया गया। 247 में क्या है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति, मतलब अतिरिक्त न्यायालय की जो स्थापना कर सकता है कौन, संसद कर सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 248, अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसमें होती है, संसद में निहित होती है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। फिर 249 में क्या है, राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। फिर 250 में क्या है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज्य सूची में से विषय के संबंध में विधि बनाने संसद की शक्ति। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 251, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 252 में क्या है, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमत से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसे विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। फिर आर्टिकल 253 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान दिया गया 253 में। 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों
में असंगति। 255 में क्या है, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं का केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। अध्याय 2 में क्या है, प्रशासनिक संबंध। 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता 256 में है। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 का में क्या है, संघ संघ के इसको हटा दिया गया है, छोड़ो। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 258 कुछ दशाओं में राज्य की शक्ति प्रदान करने के लिए आज संघ की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल है 258 संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति। 259 क्या है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों को सशस्त्र बल, इसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 260 क्या है, 260 भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की अधिकारिता। आर्टिकल 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। अब जल विवाद संबंध किसमें है, 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के अधिनिर्णय के लिए 262 है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 253 राज्य राज्य अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अब भाग 12 पढ़ेंगे जिसमें आता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसमें क्या है, पहले अध्याय में क्या है, वित्त। आर्टिकल 264 क्या है, निर्वचन। क्या है, आर्टिकल 264 निर्वचन। उसके बाद क्या है, 265 आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। क्या, विधि के अधिरोपण के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, मतलब कि विधि के अकॉर्डिंग ही जो नए कर और जो नई चीजें आएंगी कर से रिलेटेड, वो विधि के अनुसार ही होगा। मतलब उसके लिए एक प्रॉपर नियम और उसके अंतर्गत ही काम होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 264 267 265 कर लिए हैं। उसके बाद है आर्टिकल 266 266 में क्या है, 266 में है भारत और राज्य की संचित निधियों और लोकलेखी, मतलब जो भारत की संचित निधि है उसके बारे में कहा दिया गया है 266 में, आर्टिकल 266। नेक्स्ट आर्टिकल है 267 आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि किसमें है, 267 में। फिर नेक्स्ट इसमें है संघ और राज्य के बीच राजस्व का वितरण, मतलब वितरण कैसे होगा, यहाँ से आर्टिकल दिया गया वितरण के बारे में। तो आर्टिकल है आर्टिकल 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाले शुल्क, तो फिर ये हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले कर, मतलब राज्य को जो मतलब वसूल करना है, जो कर लगाएगा स्टेट में, वो जो है आर्टिकल 269 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 269 का अंतरराज्यीय व्यापार। क्या, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के बारे में दिया गया है 269 का में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 270 उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। क्या, 271 क्या है, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। फिर आर्टिकल 272 है कर जो संघ द्वारा, इसको हटा दिया गया है तो इसको पढ़ना कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। क्या, जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। नेक्स्ट है आर्टिकल 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की उपेक्षा। नेक्स्ट आर्टिकल है 275 कुछ राज्यों को संघ का अनुदान। 275 क्या है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। नेक्स्ट है आर्टिकल 276 वृत्तियों, व्यापार, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। नेक्स्ट आर्टिकल है 277 व्युत्पत्ति। क्या, 277 व्युत्पत्ति, इसको हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है क्या, 289 शुद्ध आगम आदि की गणना। क्या, 289 में। फिर 289 का में क्या है, माल और सेवा कर परिषद। क्या है, मतलब जीएसटी परिषद जो बनती है ना, उसके बारे में किसने दिया गया, 289 आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। क्या है, मतलब जो जीएसटी परिषद है उसमें किसमें है, 289 का में। फिर 280 क्या है, वित्त आयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वित्त आयोग किसमें दिया गया है, 280 में। फिर 281 क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें। जो वित्त आयोग सिफारिश करेगा उसके बारे में क्या दिया गया, किसमें दिया, 281 में। फिर इसमें 282 आर्टिकल में क्या है,
संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, मतलब जो व्यय किया जाएगा उसके बारे में किसमें दिया गया 282। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 283, क्या 283, संचित निधियों, अकिस्मताओं निधियों और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा, क्या है अभिरक्षा आदि। 284 क्या है, लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशि और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 क्या है, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, जो मतलब संघ की जो संपत्ति होगी राज्य उस पर कर नहीं लगा सकता, उसके बारे में किसमें दिया गया आर्टिकल 285 में। फिर आर्टिकल 286 में क्या है, माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। फिर नेक्स्ट है 287, विद्युत पर करों से छूट, क्या है विद्युत पर करों से छूट दिया गया, विद्युत पर मतलब कर से छूट प्राप्त है। 288 क्या है, जल या विद्युत के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट दिया गया, जो जल और विद्युत वो सारी योजनाएं और सब जो बनती है उस पर जो छूट है उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 289, राज्यों की संपत्ति और आय के संघ संघ के कराधान से छूट। राज्यों की जो संपत्ति और आय होगी संघ भी उस पर कोई कराधान नहीं लगा सकती, किसमें दिया गया आर्टिकल 289 में। 290 में क्या है, कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन, कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 का कुछ देवसम निधियों को वार्षिक संदाय 166 मतलब 290 में है। फिर 291 इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 2 में उधार लेना, क्या उधार लेना, आर्टिकल है 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, क्या भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 क्या है, राज्यों द्वारा उधार लेना, क्या राज्यों द्वारा उधार लेना। नेक्स्ट आर्टिकल है अध्याय 3, संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद। 294 में क्या है, कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 294 में 295 में आर्टिकल क्या है, अन्य दशाओं में संपत्ति अस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। नेक्स्ट है 296, राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 क्या है, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोत और संघ में निहित होना। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कि अनन्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किसमें की गई, जो मतलब सी जोन होता है भारत का, इंडिया का जो मतलब सी में लागू होता है ना, वो उसमें किसमें दिया गया 297 आर्टिकल में। 298 में क्या है, व्यापार करने आदि की शक्ति, व्यापार की जो शक्ति होती है किसमें है 298 में। 299 क्या है, संविदाएं। 300 में क्या है, वाद और कार्यवाहियां, क्या वाद और कार्यवाहियां। देखिए मैंने ये देखिए संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा दिया गया 44वें का संविधान संविधान संशोधन से, इसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट था वहां से हटा करके इसको कर दिया किसमें 300 के का में, क्या है इसीलिए देखो 300 का लिखा है क्योंकि इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, इसलिए इसमें ऐसे सब सेक्शन में दिया गया, क्या विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति वंचित नहीं किया जाना। फिर भाग 13 है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भाग मतलब किसमें, मतलब भाग 13 में क्या है, तो क्या है व्यापार वाणिज्य समागम, किसमें दिया गया भाग 13 में। 301 क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। फिर 302 क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, किसके संसद की शक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 303, व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। नेक्स्ट आर्टिकल है 304, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, किसमें दिया 304 में। फिर आर्टिकल 305 में क्या है, विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्युत्पत्ति। 306 क्या है, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट 307, अनुच्छेद 301 से 304 प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। भाग 14 क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, एक सेवाएं दिया गया है। 308 निर्वचन। नेक्स्ट आर्टिकल है 309, संघ या राज्य की सेवा करने वाली व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें, क्या भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 क्या है, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, क्या संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 310। 311 क्या है, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। नेक्स्ट है आर्टिकल 312, अखिल भारतीय सेवाएं, किसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें दिया गया 312 में।
नेक्स्ट आर्टिकल 312 का, इसमें है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहित करने की संसद की शक्ति, किसकी, संसद की शक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 313 संक्रमणकालीन उपबंध, क्या, संक्रमणकालीन उपबंध किसमें, 313 में दिया गया है। इसके बाद 314 को हटा दिया गया है। और अध्याय 2 में क्या है, लोक सेवा आयोग। 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, मतलब संघ और राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया 315 में ही दोनों का है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। नेक्स्ट है आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति। 312 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत्य, क्या 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। 321 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 क्या है, लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 में क्या है, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। नेक्स्ट फिर है 14 के काम में क्या है, भाग 14 के काम में क्या है, अधिकरण। 323 में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण। 323 खा में क्या है, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मतलब निर्वाचन किस आर्टिकल में है, भाग 15 में है। 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 में क्या, धर्म, मूलवन, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष नियंत्रक नामावली में सम्मिलित किए जाने की दावा न किया जाना, किसमें दिया गया, 325 में। 326 में क्या है, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा और निर्वाचनों के अवैध मताधिकार के आधार पर होना। ऐसा पूछा जाता है वयस्क मताधिकार का आधार, मतलब वयस्क मताधिकार के हिसाब से मतलब जो दिया गया है वो किसमें है, तो आर्टिकल 326 में। ऐसे इसको याद रखिएगा कि 26 साल की एज में वयस्क हो जाते हैं, तो क्या 326 वयस्क मताधिकार। 327 में क्या है, विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, किसकी, संसद की शक्ति, ठीक है, किसकी, संसद की शक्ति। नेक्स्ट आर्टिकल है 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 323 क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, किसका, किसमें दिया गया, तो 329 में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी जो न्यायालयों में हस्तक्षेप का वर्जन किसमें होगा, 329 में। फिर 329 का हटा दिया गया है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यहाँ से आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट के हैं, लोग ध्यान कम देते हैं ऐसे आर्टिकल पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में जो अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण प्राप्त है उसके बारे में दिया गया किसमें, 330 में। फिर 331 में क्या है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। फिर 332 में क्या है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, कहाँ, विधानसभाओं में। नेक्स्ट आर्टिकल है 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 324 में क्या है, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष, मतलब ये प्रावधान किया गया था इसे उस टाइम, वही दिया गया 334 में। 335 में क्या है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावे 335 में है। फिर 336 में क्या है, कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है, कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध दिया गया। 337 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए वैश्विक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। फिर आर्टिकल 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है, आर्टिकल 338 में। फिर आर्टिकल 338 का काम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो ये 338 का ये जो जोड़ा गया आर्टिकल किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, वैसे तो याद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तक इतना कोई याद नहीं रखता, लेकिन अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाए चीजें।
फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 338 का खा, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट है 339 अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण दिया गया, किससे? 339 में। 340 में क्या है? पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, आयोग की नियुक्ति किसमें? 340 में। 341 में क्या है? अनुसूचित जातियां, क्या? अनुसूचित जातियां। 342 में क्या है? अनुसूचित जनजातियां। 342 का काम में क्या है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, क्या? भाग 17 में क्या है? राजभाषा। अध्याय संघ की भाषा। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा, क्या? संघ की राजभाषा 343 में। 344 में क्या है? राज्य के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 में क्या? प्रादेशिक भाषाएं। आर्टिकल 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। आर्टिकल 346 में क्या है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। फिर आर्टिकल 347 क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 क्या है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में दिया गया है अध्याय 3 में। आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा किसमें? आर्टिकल 348 में है। 349 में क्या है? भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया, किसमें? 349 में। अध्याय 4 में क्या है? विशेष निर्देश। 350 में क्या है? व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का काम में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आर्टिकल है, पूछा जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के जो अभी देखिए वो एजुकेशन पॉलिसी में भी था ना, तो पूछ जाएगा। तो किस आर्टिकल में है? 350 का में है। नेक्स्ट अनुच्छेद है क्या? 350 खा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दिया गया। किसमें? भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनके लिए विशेष अधिकार किसमें दिया गया? 350 के खा में दिया गया है। फिर 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, किसमें? 51 में। फिर भाग 18 क्या है? आपात उपबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्या? 18 आपात उपबंध है भाग 18 में। 352 में क्या है? आपात की उद्घोषणा, क्या? आपात की उद्घोषणा। 353 में क्या है? आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, मतलब उसका प्रभाव क्या होगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 354, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना 354 में है। फिर 355 में क्या है? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा, क्या? राज्य की जो रक्षा करने का कर्तव्य किसका होगा? संघ का। 355 में दिया गया है। 356 में क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। 357 के अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 में क्या है? आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन। 359 में क्या है? आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 359 का है? इस भाग का पंजाब राज्य का लागू होना, गलत है, मतलब हटा दिया गया है। 360 क्या है? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, किसमें? 360 में दिया है। वित्तीय आपात किसमें आया? 360 में। फिर भाग 19 है प्रकीर्ण। फिर 361 है क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज्य प्रमुखों का संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल है 361 का काम, संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल है 361 का खा, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता। फिर इसको हटा दिया गया है 362 को। 363 क्या है? कुछ संधियों, करारों आदि उत्पन्न विवादों के न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। फिर 363 में कहा है? देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। नेक्स्ट आर्टिकल है 364, महापत्तनी और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, किसमें दिया गया? आर्टिकल 364 में। महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध किसमें गया? 364 में। फिर 365 क्या है? संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में और उनकी प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। फिर आर्टिकल 366 क्या है? परिभाषाएं। 367 क्या है? निर्वाचन। भाग 20 क्या है? संविधान का संशोधन, क्या? भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन। 368 में क्या है? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, किसमें दिया गया? 368 में संसद की
संविधान संशोधन करने की शक्ति किसमें 368 में। फिर भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध। 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो या समवर्ती सूची के विषय हों। 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का में क्या है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 खा में क्या है, असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 के गा में क्या है, मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 घा में क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के विशेष संबंध। फिर 371 अंगा में दिया गया है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 चा में क्या दिया है, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 छा में क्या है, मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 जा में क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 झा में क्या है, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 इया में क्या है, कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 में क्या है, विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 का काम में क्या है, विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या है, विधियों के अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसने दिया, 372 के काम में। 373 में क्या है, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या, राष्ट्रपति की शक्ति। 374 में क्या है, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सब परिषद ही मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। फिर आर्टिकल 375 में क्या है, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्राधिकारों और अधिकारियों के कृत्य करते रहना। 376 में क्या है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 में क्या है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 377 में 378 में क्या है, लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 378 का की क्या है, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। फिर 389 में क्या, अंतरकालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध, इसको हटा दिया गया है। फिर 380 में क्या, राष्ट्रपति के बारे में उपबंध, इसको भी हटा दिया गया, इसको भी हटा दिया गया। नेक्स्ट ये सब हटा दिया गया, ठीक है, ये सब हट गए हैं। फिर 392 में क्या, कठिनाइयों दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर भाग 22 में क्या, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 393 में क्या, संक्षिप्त नाम। 394 में दिया गया प्रारंभ। 394 में का में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। 395 क्या है, निरसन। अब यह देखिए, मैंने भाग के अंतर्गत ये सारे आर्टिकल करवा दिए हैं। एक बार अनुसूचियां भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, तो मैं ये करवा दे रही हूँ आपके लिए। पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध दिया गया है। फिर ग में क्या है, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यों के सभा सभापति और उपसभापति तथा राज्य के विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। ग में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उपबंध है। अंग में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक में, मतलब इसमें वेतन दिया गया, वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। फिर पांचवी अनुसूची में क्या, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। फिर नेक्स्ट छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। ये पूछा जाता है कि जो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य कवर है, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, यम एम यम यम मतलब मेघालय, मिजोरम, एटी यम एम एटी, ठीक है, प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया। सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के मतलब सूचियों के बारे में किसमें दिया गया, सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषा। नवीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, किसमें, नवीं अनुसूची में। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। तो इसके बाद यहाँ से मतलब हमारा कंप्लीट होता है, ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है भाग के थ्रू। और नेक्स्ट उसके बाद हमने अनुसूची भी कर ली,
तो आज आपका ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कवर करवा दिया कुछ रिवीजन के लिए। अब यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन मतलब जो पूछा जाएगा आर्टिकल से पूछा जाता है फैक्ट कि इस आर्टिकल में क्या कैसे है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा और एक जगह आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने को मिल जाएगी। अगर आप एक बार इसको अच्छे से क्लास देख लेते हैं 1-2 बार, तो फिर आपको मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए अब यहीं तक कर रखते हैं क्योंकि अब मेरा कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। तो चलिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। अब जान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्लास है, ठीक है? और लाइक करिए क्लास को, सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ऐसी चीज़ें और अच्छी आती रहेंगी। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।